दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। ना केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में कांग्रेस हाथों में तिरंगा झंडा उठा करके सड़कों पर निकल पड़ी है। बात की जा रही है देश को जोड़ने की। देश जोड़ो तिरंगा यात्रा कांग्रेस के कार्यकर्ता अब निकाल रहे हैं। कैसे देश जुड़ेगा? सवाल ये है कि जब कांग्रेस में ही, खासकर प्रदेश कांग्रेस में जब धड़े बने हुए हैं और वो ऐसे में देश जोड़ने की बात कर रहे हैं, अपने आप में बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। घरोंडा इलाके के युवा कांग्रेस नेता भूपेंद्र लाठर से आज हम बात करेंगे इसी विषय को लेकर के, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं जिस तरह से करनाल जिले में गौरव तिरंगा यात्रा, देश जोड़ो गौरव तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और उसमें भुप्पी अपने आप में बड़ा फेमस नाम है, युवाओं में बड़े चर्चित हैं भुप्पी भाई भूपेंद्र लाठर। उनसे चर्चा करेंगे कि वास्तव में क्या कांग्रेस जहां धड़ेबाजी बनी हुई है वो देश को जोड़ पाएगी। तो सीधा चलते हैं भुप्पी भाई के पास। भुप्पी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते भाई साहब। देश को जोड़ने की बात की जा रही है। बिल्कुल 100% देश को जोड़ने के लिए ही आदरणीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के आह्वान पे और हमारी शीर्ष नेतृत्व हमारे युवा नेता श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी के आह्वान पे पूरे देश में एक तिरंगा गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, जिसके अंदर देश को तो एकजुट करना ही करना है, साथ में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर देश को जगाने का भी काम करना है। जिस तरह से तिरंगे की आड़ में और झूठे राष्ट्रवाद की आड़ में भारतीय जनता पार्टी इस देश को गलत रास्ते पर लेकर के जा रही है और निजीकरण के दौर में देश को बेचने का काम कर रही है, उसके लिए आम जन की पुकार को संसद तक पहुंचाना है, ताकि ये सोई हुई सरकार, ये तानाशाही सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जन उठ के अपनी आवाज़ को बुलंद करे। तो देश तो जुड़ जाएगा भाई साहब, लेकिन सवाल वही उठता है, पूरे प्रदेश में चर्चा भी यही है कि कम से कम प्रदेश कांग्रेस तो कम से कम एक हो जाए। वहाँ धड़ेबाजी है, कहीं हुड्डा गुट है, कहीं सुरजेवाला गुट है, कहीं किरण चौधरी गुट है, ये तमाम बातें जग जाहिर हैं। वहाँ क्या कहना चाहोगे आप? नहीं भाई साहब, ये सिर्फ और सिर्फ देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का जो सबसे मजबूत स्तंभ है वो है मीडिया। कहीं ना कहीं हमारे मीडिया के साथियों को भी इस कदर डराया और धमकाया हुआ है अपनी संवैधानिक संस्थाओं के थ्रू कि वो लोग इस किस्म की भ्रांतियां फैला रहे हैं। अच्छा। जैसे पिछली बार आप देखिए, अब मीडिया के कुछ साथी कहते हैं हमने सूत्र कहे थे कि इनकी 75 पार आएंगी, मोदी जी 400 पार जाएंगे, ये लोगों को बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं। ऐसा कतई नहीं है। आप देखिए, हमारे अभी आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के आह्वान पर देश में महंगाई के खिलाफ पूरी कांग्रेस ने देश के हर प्रांत में ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पे महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किए थे। अगर हम अपने करनाल जिले की बात करें, हमने युवाओं में आह्वान किया। आप विश्वास करेंगे, आप बात को घुमा जाते हो। मैंने कहा कांग्रेस धड़ों में बटी हुई है, उनको एक कैसे किया जाए? देश को तो एक आप कर लोगे, मान लिया, पर उनको तो एक कर लो। आपको नहीं लगता कि धड़ों में बटी हुई है? विद ड्यू रिस्पेक्ट भाई साहब, मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप मीडिया वाले ही इन बात को घुमाते हैं। अच्छा। आप मीडिया वालों से मेरी प्रार्थना है, आप लोग ऐसा कहेंगे कि आप बार बार ये कहेंगे ये बीजेपी वालों ने एक काम कर लिया है कि ये सो झूठ बार बार बोल बोल के उसको सच साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच ना तो कभी दबा है ना कभी दबेगा। अच्छा, मतलब ये मतलब धड़ेबाजी भी मीडिया फैलाती है? हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पे। आप देखिए, जिस दिन महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर पूरे देश में, अकेले हरियाणा प्रांत में नहीं, देश के हर प्रांत में इन लोगों ने मिलके इतना बड़ा इन पार्टियों का कच्चा चीठा पब्लिक के सामने रखा है। आप विश्वास करेंगे, जिस दिन सेक्टर 12 हमारे मेन सेक्रेटेरिएट के सामने कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आम वर्ग ने जो धरना प्रदर्शन दिया था कि पुलिस प्रशासन अपनी 6, 7 या 10 बसें लेके आए हुए थे, वो बसें शॉर्ट पड़ गई थी, पूरी बसें इन्होंने ठुका के हम लोगों की गिरफ्तारी की। वहां पे पूरी बसें बिल्कुल खचाखच भरी थी, उसके बावजूद भी गिरफ्तारी देने वाले लोग श्रीमती सोनिया गांधी जी के आह्वान पे इतने ज़्यादा था कि अस्थायी जेल बना के उनको कुछ देर के लिए बंदी बना के रखा, ताकि महंगाई की आवाज़ को, जो जनता की आवाज़ है, उसको दबाया जा सके। अच्छा, तो क्या लगता है आपको क्या लगता है कि इस तरह के आंदोलन करने से, प्रदर्शन करने से, यात्राएं निकालने से महंगाई कुछ कम हो पाएगी? सुनेगी प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार? देखिए, सबसे बड़ी ताकत होती है जनता जनार्दन की ताकत। जब इंसान एक समूह में, एक
आम जनमत की जब आवाज़ बनती है तो निश्चित तौर पे है कि वही आवाज़ इनकलाब का नारा देती है। मैं आपको एक याद दिलाऊंगा, जब हमें आज़ादी मिली थी तो शहीद आज़म भगत सिंह और राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी एक नारा दिया करते थे कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। ये वो इनकलाब है, आप मानिए। जब ब्रिटिश सरकार ने सिर्फ नमक के ऊपर टैक्स लगाया था तो गांधी जी ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दिया था कि पूरा देश एकजुट होकर ब्रिटिश सरकार को देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ये तो कल आने वाले लोग हैं। इन्होंने गरीब की रोटी पे भी टैक्स लगा दिए। आज हर डिपार्टमेंट को बेचा जा रहा है, देश को बेचा जा रहा है, देश की हर चीज़ नीलाम की जा रही है और अपने पूंजीपति साथियों को लोन देकर उनके कर्ज माफ करके वही इन डिपार्टमेंट को खरीद लेते हैं। तो जब ये जन आंदोलन, जब हम ये गौरव यात्रा निकाल रहे हैं या महंगाई के खिलाफ पूरे देश में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये कोई आम आंदोलन या आम यात्रा नहीं है। ये एक जन आंदोलन बन चुका है अपने परिवारों के और अपने देश को बचाने के लिए। बड़े भाई साहब, मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा। अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे जो रिकॉर्ड में है, आप आरटीआई ले सकते हैं। देश में आज इतनी अराजकता और भय का माहौल है, पिछले 2 साल में लगभग 9 लाख व्यक्ति अपनी भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। आज युवाओं के पास रोजगार नहीं है, महंगाई ने उनकी बिल्कुल कमर तोड़ दी है। घर में खाने को दाने नहीं बचे हैं, युवा के पास रोजगार नहीं बचा है। आदमी कहाँ जाए? भय का माहौल है। आज किसी भी व्यापारी के पास, आप जैसे कारोबारी के पास कोई भी एक फिरौती की कॉल आ जाती है। व्यापारों के ऊपर इतने भारी टैक्स लग चुके कि पूछिए मत। कोविड में सारा देश बंद था, लेकिन इन्होंने ना किसी के प्रॉपर्टी टैक्स माफ किए, ना किसी का बिजली का बिल माफ किया, ना किसी के बैंकों के ऋण माफ किए। इवन अभी पिछले अगर 10 दिनों की आप बात करें तो बैंकों ने भी, आरबीआई ने 2% अपना रेपो रेट बढ़ा दिया है। आपकी ईएमआई से भी आपकी जेब काट रहे हैं, आपके प्रॉपर्टी टैक्स से आपकी जेब काट रहे हैं। तो ये आवाज़ कौन उठाएगा? कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में अपना हर फर्ज, आम जनता का फर्ज, देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में उठाने का और राज्यसभा में उठाने का निश्चित तौर पे काम कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री रणदीप सुरजेवाला जी को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। उन्होंने हर बार देश के बदतर हो रहे हालातों के लिए बार बार आदरणीय राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश अनुसार राहुल गांधी जी की आवाज बन के पूरे देश में इस आंदोलन को उठाया है। और आप देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग भी, ये जुल्मी सरकार भी सत्ता से बाहर होगी आम जन के आशीर्वाद से। तो वो तो कह रहे हैं कि आम जन हमारे साथ है, आम जन ने कांग्रेस को नकार दिया है, कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस दिखाई ही नहीं देती। ऐसे में आप क्या समझते हो कि कांग्रेस दोबारा आ जाएगी, सत्ता हासिल कर लेगी? देखिए, अगर आम जन कांग्रेस को नकारती तो इन लोगों को विधायकों की खरीद फरोख्त ना करनी पड़ती। मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री जी को यही एक प्रार्थना पत्र लगाना चाहूँगा कि आप ताकत का गलत इस्तेमाल ना करें। आप विधायकों की खरीद फरोख्त में जो पैसा लगा रहे हैं, 15 लाख का ठीक है, आपका लुभावना चुनावी वादा हो सकता है, लेकिन कम से कम गरीब की तरफ देख के देश और जनता ने जो जनादेश दिया है उसका तिरस्कार करके पार्टियों को तोड़ने में अपना पैसा खर्च ना करें, गरीब की रोटी का जुगाड़ करें तो आपको आशीष मिलेगा। बिहार में जो हुआ है उससे क्या लगता है आपको कि देश में वास्तव में कुछ बदलाव आने वाला है? निश्चित तौर पे बदलाव आने वाला है, क्योंकि देखिए, वो कहते हैं कि लहरों के विपरीत तैर के ही हमेशा किनारे मिलते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी बड़े परिपक्व नेता हैं। अगर बिहार में आज बीजेपी पार्टी हर जगह त्राहिमाम कर रही है कि नीतीश जी ने ये किया, नीतीश जी ने ये किया है, इसकी शुरुआत किसने की थी? कहते हैं आसमान के ऊपर जब मुंह करके थूकते हैं तो वो पलट के अपने मुंह पे ही आता है। इन्होंने 2015 के जनादेश का भी तो तिरस्कार किया था, चाहे नीतीश जी के मंत्रालयों को या किसी मंत्री को किसी ईडी के माध्यम से या इनकम टैक्स के माध्यम से उनके ऊपर एक दबाव बनाया था। उस टाइम कह दिया था कि नहीं, अब नीतीश जी सुशासन में आ गए हैं, उनको भी दबाव था। अब ये दोबारा तैयारी उद्धव सरकार की तरह ये दोबारा करने लगे थे और उनकी कुछ ऑडियो और वीडियो भी लीक हुई हैं। लेकिन कमाल है, आप नाराज ना होना, मेरे मीडिया के साथियों ने वो पब्लिक के सामने नहीं आने दी। तो मीडिया पे तो आपने आरोप लगाई दिया कि हम सारे ही मोदी के हैं। नहीं, मैं मीडिया पे आरोप नहीं लगा रहा। आप मोदी जी चलो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आज तो वो सभी के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मैं एक प्रार्थना जरूर करना चाहूँगा कि देश की इस बदतर हालात का देश के सामने बिल्कुल एक आईने की तरह देश को दिखाइए। आप एक और देखिए, जो हमारे गरीब और मजदूर साथी हैं, मैं उनको भी आह्वान करना चाहूँगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी जो आपके लिए एक आरक्षण का एक कैटेगरी बना के गए थे, आज ये उसके ऊपर भी कुठाराघात करने की तैयारी में है। साथियों, हर बार लाठी या डंडे से नहीं होता, ये लोग आपको दूसरे तरीके से मारने की तैयारी में है। आज ये हर डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइजेशन में कर रहे हैं।
मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। सपोज आज मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ, आप कपड़े की दुकान चलाते हैं, आप कोई जूती की दुकान चलाते हैं, आप कोई शेलर लगाए हुए हैं, या कोई आपका ऐसा कारखाना है, किसी भी प्राइवेट व्यवसाय के ऊपर ये कतई मापदंड तय नहीं होते कि वो रिजर्वेशन के तहत गरीब आदमी के रोजगार का, रोजी रोटी का जुगाड़ करे। अब जब ये प्राइवेट ही कर देंगे सारे डिपार्टमेंट्स को, तो आपका रिजर्वेशन खुद ब खुद दूसरे तरीके से खत्म हो जाएगा। ये लोग किसी के नहीं हैं, ये बिल्कुल और बिल्कुल सत्ता के लिए किसी का भी गला घोट सकते हैं। मैं इसके ऊपर आपको एक उदाहरण भी देना चाहूँगा। एक बार जर्मनी के क्रूर शासक हिटलर ने ऐसा किया था कि आम जन रोटी के लिए त्राहिमाम कर चुका था। विपक्ष ने, जैसे आज हमारी कांग्रेस पार्टी विपक्ष में आवाज रहकर आवाज उठा रही है, विपक्ष ने जब संसद में आवाज उठाई कि आज आपके ऐसे इन कानूनों की वजह से आज आम जन त्राहिमाम के उतर आया है, तो उन्होंने एक अजीब एग्जाम्पल पेश किया था संसद में, जर्मनी की संसद में। वो एक मुर्गे को लेके आते हैं अपने साथ, और जैसे ही संसद भवन में एंट्री करते हैं, मुर्गे का एक एक पंख ऐसे उखाड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे उनकी कुर्सी नज़दीक आती है, जो मुर्गे के जो कच्चे पंख है जिससे उसको दर्द होता है, उनको भी उखाड़ना शुरू कर दिया। वो बेचारा दर्द से कराह रहा था। तो आम सांसद लोग सभी देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है, और जब वो बिल्कुल उसके पंख सारे उधेड़ दिए और उसको लाके टेबल पे बिठाया, तो अपनी जेब से एक मुट्ठी दाने की निकाली और वो दाना उनकी तरफ डालता चलाया। वो बेचारा दर्द से कराह रहा था, लेकिन भूख में भी तड़प रहा था। वो उस भूख को मिटाने के लिए उस दाने की तरफ आया, तो उन्होंने कहा कि ये देखिए, मैं आज देश के गरीब और कमेरे और किसान वर्ग और मजदूर साथी को ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, आज आपको ये तरीका बदल के आपके पंख उधेड़ रहे हैं और बाद में आपके 5 किलो अनाज के लिए फिर अपने पीछे लगाने की कोशिश करेंगे। इनके बहकावे में मत आना, इनसे बचना। ये लोग देश को बेच जाएंगे। और जितने इनके पूंजीवादी दोस्त हैं, इन पूंजीवादी दोस्तों की बताऊं, इनको बैंकों के इतने बड़े बड़े स्लैब बन चुके हैं, ये कहीं भी अपनी बैंक स्टेटमेंट्स लगाएंगे, अपने बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे और ये देश छोड़ के चले जाएंगे। मरेगा कौन? आम किसान आदमी, आम मजदूर आदमी, आम गरीब आदमी। आज ये लड़ाई आपकी और हमारी लड़ाई नहीं है, आज ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई एक आम जन की लड़ाई है। मेरी आप सबसे प्रार्थना, इस क्रूर शासक के खिलाफ, ऐसी गंदी विचारधारा के खिलाफ आप एकजुट हो जाइए और गांधी जी के और शहीद आजम भगत सिंह के विचारों को इस देश में पुरजोर तरीके से उठाइए, वरना तो ये झूठे राष्ट्रवाद की आड़ में इस देश को नीलाम कर देंगे, इस देश को बेच देंगे। भूपेंद्र भाई, ये नेता लोग इतना सब कुछ कैसे याद कैसे रख पाते हैं? जैसे आपने बिना रुके बिना थके पूरी व्याख्या कर डाली 1 मिनट में। कहाँ से आता है ये दिमाग नेताओं में? आज जनता जानना चाहती है। भाई साहब, ये आंकड़े कहाँ से जुटा लिया आपने? देखिए, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा कांग्रेस पार्टी का एक समर्थित कार्यकर्ता हूँ। परंतु ये ज़रूर कहूँगा कि भारत का व्यक्ति एक किसान और कमेरे वर्ग का व्यक्ति है, और मैं सौभाग्य से किसान का बेटा हूँ। हमें पता है कैसे पेट को कमर में लगा के मेहनत की जाती है, कैसे 2 वक्त की रोजी रोटी का जुगाड़ किया जाता है, कैसे बच्चों की पालन पोषण के लिए इंसान को कहाँ कहाँ रातों जागना पड़ता है, कैसे दिन में अपने को तपाना पड़ता है, कैसे माँ बाप की और अपने बच्चों का और अपने परिवारों का ख्याल रखने के लिए एक आम इंसान को क्या क्या नहीं किया जाता। आप देखिए बड़े भाई साहब, दुनिया कहती है कि देश के तिरंगे में कितने रंग हैं। मुझे एक चीफ गेस्ट के रूप में घरौंडा में बुलाया गया था। मैं सभी सामाजिक संस्थानों का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो मैंने वहाँ नन्हे बच्चों ने देश के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति बड़ी अच्छी प्रस्तुतियाँ दी। मैं उनको पूछा कि बच्चों, तिरंगे में रंग कितने हैं? किसी ने कहा अंकल 3 रंग है, किसी ने कहा भैया 4 रंग है। और मैंने पुरजोर एक हाथ उठा के कहा कि बच्चों, इस तिरंगे में 5 रंग हैं। तो वाजिब सी बात थी। उन्होंने पूछा कि भैया वो 5वां रंग कौन सा है? हमने कहा कि आज तो झूठे राष्ट्रवाद वाले लोग आए हैं। ये 5वां रंग उन शहीदों के खून का है जिन माओं ने अपने जवान बेटे इस देश की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिए, जिन बहनों ने अपने सुहाग इस देश की आज़ादी के लिए उजाड़ दिए, जिन बेटियों और जिन बेटों ने अपने माँ बाप को इस देश की आज़ादी के लिए खो दिया। आज उस देश में भी सांप्रदायिकता का रंग घोला जा रहा है। कृपया करके इस देश को बचा लीजिए। रही बात आपने जो मुझे कही कि आपको याद कैसे रहता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी। आज देश को आवश्यकता है कि हम ऐसी पूंजीवादी सोच से बचें। ऐसे ही पूंजीवादी के कारण ब्रिटिश लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इस देश में आए थे और उन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज किया। ये हमारी आने वाली जून को भी बर्बाद कर देंगे। आप देश को बचा लीजिए, हमारी ये प्रार्थना। घरौंडा का आपने जिक्र किया, घरौंडा की राजनीति को भी जला आपके माध्यम से जान लेते हैं। क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपके हिसाब से घरौंडा विधानसभा में? बहुत अच्छा चल रहा है। हर घरौंडा विधानसभा ही नहीं, देश में आक्रोश बिखरा पड़ा है। सिर्फ एक
आवाज़ है कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यारो, कौन कहता आसमान में छेद नहीं होता। जी। आप उस एनर्जी को इकट्ठा करके चलें, आपको निश्चित तौर पे क्या ये कमी लग रही है आपको घरौंडा विधानसभा में? घरौंडा के विधायक तो कहते हैं कि इतना विकास हो गया जो पिछले 40 वर्षों में नहीं हुआ। आप संतुष्ट हैं कि नहीं उनकी बात से? पहले मुझे हँसी आती है, लोग झूठ भी बड़े सफ़ेद ढंग से बोलते हैं। हमारे घरौंडा के विधायक हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ क्योंकि वो मेरे से उम्र में भी बड़े हैं। परंतु मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से अगर शुरुआत करूँ तो मेरे ख्याल से देश नहीं, नहीं, आप घरौंडा भी आ जाइए, घरौंडा भी आ देखिए, जाइए। घरौंडा में भी अगर आ एनर्जी जाए तो फुल है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। जी, एनर्जी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में निश्चित तौर पे है, परंतु वो एनर्जी हमें जनता जनार्दन से मिलती है। जनता जनार्दन ही इस देश के और घरौंडा भी आ जाए, घरौंडा भी आ घरौंडा जाए। की जनता कितने से संतुष्ट हैं विकास कार्यों से? विकास कार्य अगर कहीं घरौंडा में होते तो आप देखिए, हमारे घरौंडा में एंट्री करते ही एक टोल टैक्स का एक ऐसी मार पड़ती है कि हर आने जाने वाले व्यक्ति के लिए हैरान परेशान है। स्कूलों की हालात बदतर है। आप बोल रहे थे कि कैसे आज आपको याद रह जाता है, जब तक देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के हालात नहीं सुधरेंगे तब तक देश के हालात खराब ही रहने वाले हैं। आप घरौंडा में कहीं देख लीजिए, कहीं पानी का भराव है, पानी की निकासी नहीं है, भ्रष्टाचार अपने चरम पे है और प्रशासनिक कलम तो शायद कलाम तो इनके हाथ से, लगाम तो इनके हाथ से निकल ही रही है। हर जगह लूटपाट, मर्डर और फिरौती जैसे कॉल्स आ रहे हैं। आम जन आज सेफ नहीं है। बस यही है। गांव-गांव में जा रहे हो आप, सुनने में आया कि चुनाव की तैयारी कहीं ना कहीं कर दी आपने शुरू? कांग्रेस पार्टी हमेशा से फील्ड में रहती है। कांग्रेस पार्टी के आदेशानुसार ही हम गांव-गांव में जा रहे हैं और निश्चित तौर पे जब समय आएगा तो जो संगठन फैसला लेगा, हम चुनाव की भी निश्चित तौर से सुनने में ये भी आ रहा है, कहीं ना कहीं चर्चा है कि आप आजाद प्रत्याशी के तौर पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये कितना सच है? चर्चा है मैं फिर वही कहूंगा, आप मीडिया के साथियों को, जी। इनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कैसे तोड़ा जाए। कांग्रेस अच्छा, पार्टी- मीडिया को लगता है कि कांग्रेस को तोड़ा जाए? ये तो सीधा सीधा आरोप आपने बड़ा लगा दिया मीडिया में। नहीं, कांग्रेस पार्टी एक संगठित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम संगठन में रहने वाले लोग हैं। जैसे जैसे संगठन जो दिशा निर्देश देते हैं, हम उस संगठन को उसके अनुसार पालना करते हैं। जी। आज संगठन का आदेश है और आज ही नहीं, ये रेगुलर रहा है कि हम लोगों के बीच में रहें, जन भावनाओं को समझें, जन समस्याओं को देश और प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा और लोकसभा में उठाते रहें, ब्लॉक स्तर हो या जिला स्तर हो। देश के आम जन की भावनाओं को समझते हुए उनके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी का हर बड़ा नेता और मेरे जैसा छोटा सा कार्यकर्ता परस्पर दिन और रात उनके बीच में रह के कंधा से कंधा मिला के उनकी आवाज़ को उठाते रहे। जी। चुनाव लड़ने की बात का जवाब नहीं दिया आपने, घुमा फिरा दिया। मैं आपको बड़े विनम्र स्वभाव से, मेरे बड़े भाई साहब, मैंने प्रार्थना की है। ये मेरे संगठन का फैसला है कि इस बार अगर संगठन चाहेगा तो मैं निश्चित तौर पे चुनाव लड़ूंगा। संगठन चाहेगा तो? संगठन चाहेगा तो। बिना संगठन ताकत साथियों में नहीं होती, ताकत हमेशा हम में होती है। और हम संगठन में रहने वाले लोग हैं और सौभाग्य से मुझे बड़ा फक्र महसूस होता है कि मैं संगठित परिवार का सदस्य हूँ, मैं संगठित परिवार का बेटा हूँ। जब हम परिवारों में संगठित रहते हैं, इस समाज में संगठित रहते हैं, तो बिना संगठन हम कतई कुछ भी नहीं है। मैं तिनका भर भी नहीं हूँ। अगर मेरा संगठन चाहेगा तो हम निश्चित तौर पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो होगा वो संगठन फैसला करेगा, हम तो कुछ भी नहीं। तो सुना आपने भूपेंद्र सिंह लाठर के साथ हमारी ये चर्चा। अंदर में दर्द है, जनता के प्रति उनकी जो भावना है वो उनके अल्फाजों से झलकती है। ज्ञान इनके पास कितना है वो आपने देख लिया। हर चीज का, हर बात का उदाहरण के साथ बात करते हैं। घरौंडा की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। देश को जोड़ने की बात की जा रही है। और घरौंडा विधानसभा की यदि मैं स्पेशली बात करूं तो घरौंडा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि विकास की गंगा बह रही है, उससे तनिक भी संतुष्ट नहीं है कांग्रेस के नेता भूपेंद्र भाई। तो आज उनके साथ हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अच्छे लगा तो शेयर कीजिएगा। आप जुड़े रहें 9 PM के साथ। मुझे दे इजाजत, नमस्कार।